तो लीजिए दोस्तों, मैं आ गया फिर से आपके साथ एक और कहानी लेकर। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी एक भूत की ही कहानी है। अब लोगों को भूत प्रेतों पर विश्वास हो या ना हो, उनकी कहानी सुनने में ज्यादातर लोगों को मजा जरूर आता है। अच्छा, पर भूत की कहानियां होनी कैसे चाहिए? तो मेरे समझ से तो वैसी जिनमें फियर ऑफ अननोन हो और हो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। बस वैसी ही एक और कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो फिर से मेरे फेवरेट ऑथर सत्यजीत राय साहब की ही लिखी हुई है। कहानी का नाम है नील, मतलब इंडिगो। अब नील या इंडिगो के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा ही, लेकिन अब चूंकि उसका यूज लगभग बंद हो चुका है, तो मेरे यंग सुनने वालों को बता दूं कि ये एक ऐसा नीले रंग का पाउडर हुआ करता था जिसका यूज सफेद कपड़ों में चमक और सफेदी लाने के लिए किया जाता था। यह पाउडर नील के पौधों से तैयार किया जाता था और इसकी खेती बिहार, बंगाल आदि में 19th एंड अर्लियर 20th सेंचुरी में अंग्रेज जमींदार किया करते थे। उन्हें नील साहब कहा जाता था और वे बड़े क्रूएल हुआ करते थे। खेत के अपने मजदूरों, खास करके लोकल इंडियन मजदूरों पर वह बड़ी जातियां किया करते थे। इतिहास जानने वाले ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत इन्हीं नील के अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ मोतिहारी, बिहार में की थी। नील के बारे में मेरा यह बताना हमारे यंग लिसनर्स के लिए जरूरी था, जिससे वे कहानी की टाइटल नील और उसके एक किरदार, कैरेक्टर को ठीक से समझ सकें, अप्रिशिएट कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं ये भूत की कहानी, सत्यजीत राय साहब की लिखी हुई नील। मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है। मैं 29 वर्ष का हूं और अभी तक कुंवारा हूं। पिछले 8 वर्ष से मैं कलकत्ता में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा हूं और जितना मुझे सैलरी मिलती है उससे मेरा गुजारा आराम से चल जाता है। सरदार शंकर रोड में मेरे पास एक फ्लैट है जहां मैं रहता हूं। फ्लैट के साउथ की तरफ 2 कमरे हैं और यह ग्राउंड फ्लोर पर है। 2 वर्ष पहले मैंने एक एम्बेसडर कार खरीदी है जो मैं खुद चलाता हूं। अपने खाली समय के दौरान मैं कुछ लिखने उखने का काम भी करता हूं। मेरी 3 कहानियां डिफरेंट मैगजीन्स में अब तक छप भी चुकी हैं और मेरे मित्रों और परिचितों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ लिखने के भरोसे अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता। इसलिए साहब मैं यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम भी करता हूँ। यहाँ मैं अपने अतीत के बारे में आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। मेरे पिता बिहार में मुंगेर में एक विख्यात डॉक्टर थे। वहीं मेरा जन्म हुआ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं के एक मिशनरी स्कूल में प्राप्त की। मेरा एक भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा है। उसने इंग्लैंड में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और अब लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में एक अस्पताल में लगा हुआ है। उसका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं। मैं उस समय 16 साल का था जब मेरे पिताजी का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही मेरी माँ ने और मैंने मुंगेर छोड़ दिया और हम कलकत्ता चले आए, जहां हम अपने मामा के पास रहे। मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां से ग्रेजुएशन भी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही मुझे एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी भी मिल गई। मेरे मामा का इन्फ्लुएंस भी इसमें काम आया जरूर, लेकिन मैं साहब खुद भी इतना कोई बेकार सा आदमी नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट रहा। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी भी इंटरव्यू में खुद को ढंग से पेश करने की कैपेसिटी रखता हूँ। मुंगेर में रहते हुए शुरू शुरू में मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें आ गई थीं जिन्हें मैं अभी तक छोड़ नहीं पाया हूँ। इनमें से एक थी समय समय पर कलकत्ता के भीड़ भाड़ और खलबलीपूर्ण जीवन से कहीं दूर जाने की जबरदस्त इच्छा। अपनी कार खरीदने के बाद ऐसा मैं कई बार कर चुका हूँ। वीकेंड्स में कभी डायमंड हार्बर, कभी पोर्ट केनिंग,
कभी दमदम रोड के साथ हसनाबाद तक भी चला गया। हर बार मैं अकेला ही गया, क्योंकि सच कहूं तो कलकत्ता में मेरा कोई घनिष्ठ मित्र भी नहीं है। यही कारण था कि प्रमोद का पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रमोद मुंगेर में मेरा क्लास फेलो था। कलकत्ता चले आने के बाद हम 3-4 साल तक आपस में कांटेक्ट में रहे। फिर शायद मैंने ही लिखना बंद कर दिया होगा। एक दिन जब मैं अपने काम से घर लौटा तो मुझे अपने डेस्क पर प्रमोद की चिट्ठी पड़ी मिली। उसने दुमका से लिखा था, मुझे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल गई है। रहने के लिए मेरे पास एक अच्छी सी जगह है। तुम 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अभी यहाँ क्यों नहीं चले आते? मेरे खाते में कुछ छुट्टियां जमा हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बॉस से नेक्स्ट डे बात की और 27 अप्रैल 1968, ये तारीख मुझे जीवन भर याद रहेगी, मैंने अपना बैग तैयार किया और दुमका के लिए निकलने की तैयारी शुरू की। प्रमोद ने कार से आने के लिए नहीं कहा था, ये मेरी अपनी योजना थी। दुमका की दूरी कलकत्ता से करीब 200 माइल या कह लीजिए 350 किलोमीटर रही होगी। अधिक से अधिक 5-6 घंटे की जर्नी थी। मेरा प्लान था कि नाश्ता करके करीब 10 बजे सुबह निकल जाऊं तो शाम होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। प्लानिंग तो वही थी, लेकिन शुरू में ही एक फंदा पड़ गया। मैंने अभी अपना सुबह का नाश्ता ख़त्म ही किया था और एक पान अपने मुंह में रखने ही वाला था, तभी मेरे पिताजी के एक पुराने दोस्त मोहित अंकल अचानक आ गए। काफ़ी बूढ़े हैं और मैं करीब 10 साल के बाद उनसे मिल रहा था, इसलिए उनको जल्दी से टरकाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने उनको चाय पान कराया और करीब 1 घंटा तक हमारी गपशप हुई। मोहित अंकल को विदा करने के बाद मैंने अपना सूटकेस खोला, उसे ठीक से देखा, उसमें सामान को चेक किया और पैक किया और अपना हॉल्डॉल बेडिंग बिस्तर बांध के अपनी कार में पीछे के सीट पर रख दिया। जैसे ही मैं ये अपनी गाड़ी में भीतर जाने की सोच रहा था, तभी ग्राउंड फ्लोर के मेरे पड़ोसी भोला बाबू अपने 4 साल के बच्चे पिंटू को लेकर चले आए। अरे मुसाए, आप अकेले अकेले किधर जा रहे हैं? भोला बाबू ने पूछा। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कुछ चिंता जताते हुए कहा, लेकिन वह तो बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें कोई ड्राइवर करके नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा, मैं खुद एक अच्छा ड्राइवर हूं और यह भी कि मैं अपनी कार की बड़ी देखभाल करता हूं और इसे हमेशा नई जैसी बना कर रखता हूं, इससे चिंता की कोई बात नहीं। भोला बाबू ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और अपने घर के अंदर चले गए। गाड़ी का इंजन चालू करने से पहले मैंने अपनी घड़ी देखी। अरे 11:10 हो चुके थे। मतलब मैं ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट लेट था। हालांकि मैंने हावड़ा के बजाय बाली ब्रिज से जाने का निश्चय किया, फिर भी चंदननगर पहुंचते पहुंचते मुझे 1.5 घंटा लग गया। इन संकरे और गंदे इलाकों के बीच से निकलते हुए 45 मील के सफर ने कार से जाने का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। लेकिन उसके आगे कार जैसे ही खुले गांव वाले इलाके से निकली, मन खुश हो आया। शहर में कहाँ चिमनी के धुएं से मुक्त इतना निर्मल नीला आकाश दिखाई देता है, और इतनी साफ हवा में सांस लेना और मिट्टी की ऐसी लुभावनी महक का आनंद उठाना कहाँ नसीब होता है। 12:30 बजे के आसपास जब मैं बर्दवान के करीब पहुंच रहा था तो मुझे भूख सताने लगी, क्योंकि मैंने नाश्ता जरा जल्दी ही खा लिया था। मैं एक स्टेशन की तरफ मुड़ गया जो रास्ते में पड़ता था। इसी रेलवे स्टेशन के बगल के एक ढाबे में मैंने टोस्ट और ऑमलेट खाया तथा कॉफी पी। इस हल्के भोजन के उपरांत मैं पुनः अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। अभी भी मुझे 135 मील की दूरी तय करनी थी। बर्दवान से करीब 20 मील आगे जाने के बाद पानागढ़ नाम का एक कस्बा पड़ता है। वहां मुझे ग्रैंड ट्रंक रोड छोड़नी थी और इलम बाजार की तरफ दाहिने मुड़कर सीधे सूरी तथा मंदसौर के रास्ते दुमका को जाना था। पानागढ़ में मिलिट्री कैंप नजर आने लगा था। तभी मेरी कार के पीछे धमाके की आवाज हुई। ये क्या? लगता है टायर बर्स्ट कर गया।
मैं नीचे उतरा। मेरे पास मेरी स्टेपनी थी और मैं उसे आसानी से लगा भी सकता था। खैर साहब, मैंने अपने कार के बूट से जैक निकाला, स्टेपनी निकाली और काम में जुड़ गया। जब तक मैंने नया टायर लगाने का काम पूरा किया, मेरे बदन से पसीना चू रहा था। मेरी घड़ी में 2:30 बज रहा था और इस बीच मौसम काफ़ी उमस भरा हो गया था। 1 घंटा पहले जो ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों को खूबसूरती से हिला रही थी, अचानक रुक गई। सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैंने देखा कि दूर पेड़ों की चोटियों के ऊपर से पश्चिम में एक नीला काला धब्बा आगे बढ़ा चला रहा है। बादल। क्या कोई तूफान पक रहा था? उत्तर पश्चिमी तूफान? नॉर्थ वेस्ट? अनुमान लगाना बेकार था। मुझे तीव्र गति से जाना चाहिए। मैंने अपने थर्मस फ्लास्क से निकालकर कुछ गर्म चाय पी और अपने सफ़र पर आगे ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं इलम बाजार से निकल पाता, मैं तूफान में घिर गया। ऐसे नॉर्थ वेस्ट साइक्लोन्स का मज़ा तो मैं पहले भी उठा चुका था अपने कमरे में बैठे हुए, और मैंने ऐसे सुहावने अवसरों पर टैगोर की कविताएं भी खूब पढ़ी थीं। लेकिन मुझे इसका जरा भी अनुमान नहीं था कि खुले इलाके में कार ड्राइव करके गुजरते समय इस प्रकार का कोई उत्तर पश्चिमी तूफान दिल में क्या डर पैदा कर सकता है। तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट से मुझे हमेशा बेचैनी होती है। ये नेचर के उस भयानक पहलू को दिखाते हैं जो इंसान को बिल्कुल असहाय कर सकती है। इस भयानक स्थिति से गुजरते हुए मैं सूरी से निकला और मंसजोर की तरफ जैसे ही बढ़ा, तब एक और धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी, जिसे कोई भी बिजली की गर्जना समझने की भूल नहीं कर सकता था। मैं समझ गया कि एक और टायर बैठ गया। मैंने उम्मीद छोड़ दी। अब बारिश भी तेज हो गई थी। मेरी घड़ी 5:30 बजे शाम का समय दिखा रही थी। पिछले 20 मील तक यदि मुझे अपनी गाड़ी 7-8 मील प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे न चलानी पड़ती, बुरा हो इस तूफान का, तो मैं अब तक मंसजोर से बहुत आगे निकल गया होता। मैं था कहाँ? बरसात से धुले शीशे के पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वाइपर अपना काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश सिर्फ दिल बहलाने के लिए थी। नतीजा कुछ भी नहीं। अप्रैल का महीना था, लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ चला था। मैंने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर झांका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था जैसे आसपास कोई कस्बा या शहर होगा। हालांकि पेड़ों के बीच से कुछ इमारतों की झलक जरूर मिली। कार से इस बारिश में बाहर निकलकर पता लगाने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार थी। लेकिन एक बात साफ थी, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, पूरी सड़क पर आगे या पीछे कोई दुकान नहीं थी। हाँ, और साहब मेरे पास तो कोई अब स्टेपनी भी नहीं था। करीब 15 मिनट तक मैंने कार में इंतजार किया। तब एकाएक मुझे ऐसा लगा कि इस 15 मिनट में एक भी कार या कोई गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजरी है। क्या मैं सही रास्ते पे था? सूरी तक तो मैं समझता हूं कोई गलती नहीं हुई मुझसे। इसके बाद क्या मैंने कोई गलत टर्न ले लिया? अंधकार देने वाली उस बारिश में ऐसा होना असंभव नहीं था। परंतु मुझसे अगर गलती हुई भी थी तो ऐसा नहीं था कि मैं भटक कर अफ्रीका या साउथ अमेरिका के जंगलों में पहुंच गया था। मैं जहां कहीं भी था, इसमें संदेह नहीं कि मैं अभी तक बीरभूम जिले में ही था और शांति निकेतन के 15 मील के अंदर। और जैसे ही बरसात बंद होगी, मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि 1-8 मील के अंदर ही मुझे कोई टायर रिपेयर शॉप भी मिल जाए। मैंने अपनी जेब से विल्स फिल्टर का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाई। मुझे भोला बाबू की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने मुझे ऐसे ही बुरे समय से बचने के लिए शायद वो सलाह दी थी। खैर, एकाएक पीछे से हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक ट्रक
ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ट्रक क्यों हॉर्न बजा रहा था? क्या मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था? बारिश कुछ कम हो गई थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला तो पाया कि ट्रक की कोई गलती नहीं थी। जब मेरी गाड़ी का टायर फटा होगा तो गाड़ी अपनी जगह से थोड़ी हट गई होगी और अब आधी से अधिक सड़क रोककर खड़ी थी। ट्रक के निकलने के लिए उस पतली सी सड़क पर कोई जगह नहीं बची थी। कार एक तरफ कर लें सर। सिर्फ ड्राइवर अब ट्रक से बाहर आया। क्या बात है? उसने पूछा। पंक्चर? मुझे अपनी लाचारी बताने में कुछ हिचकिचाहट हुई। अगर आप कुछ मदद कर देते, मैंने कहा, तो हम कार को एक तरफ लगा देते हैं और आपको जाने का रास्ता मिल जाता। तब तक ट्रक के सिख ड्राइवर का हेल्पर भी बाहर निकल आया। हम तीनों ने धक्का लगाकर कार को सड़क के किनारे लगा दिया। फिर उन दोनों से मैंने जाना कि वाकई में मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। मैंने एक गलत टर्न ले लिया था और सही रास्ता पकड़ने के लिए मुझे 3 मील पीछे जाना पड़ेगा। मुझे यह भी पता चला कि आसपास कोई टायर रिपेयर शॉप भी नहीं है। ट्रक अपने रास्ते चला गया। उसके जाने के एकाएक बाद मुझे अपनी लाचारी समझ में आई। मेरे लिए आगे का रास्ता बंद था। कोई चारा नहीं था उस शाम दुमका पहुंचने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां रात बिताऊं। सड़क के किनारे कीचड़ से भरे गड्ढों से मेढकों की टर टर की आवाज घर आने लगी थी। बरसात अब हल्की बौछार में बदल गई थी। मैं कार में जाकर बैठ गया और दूसरी सिगरेट सुलगाने पर अचानक मुझे एक रोशनी दिखाई दी। मैंने दोबारा दरवाजा खोला। एक पेड़ की शाखाओं के पीछे से मुझे एक नारंगी रंग का एक चौखुट्टा सा कोई इमारत सरीखा कुछ चीज नजर आई। एक खिड़की। जैसे धुएं से आग का पता चलता है, उसी प्रकार मिट्टी के तेल के लालटेन किसी इंसान की मौजूदगी बता देती है। पास ही कोई मकान था। मैं अपनी टॉर्च लेकर कार से निकला। वह खिड़की अधिक दूर भी नहीं थी। मुझे वहां जाकर देखना था कि क्या मदद मिल सकती है। मेन रोड से उस खिड़की की दिशा में एक पगडंडी जा रही थी। मैंने कार को लॉक किया और चल पड़ा। मैं गड्ढों और कीचड़ से बचकर जा रहा था। इमली के एक वृक्ष के पास पहुंचते ही मकान दिखने लगा। मकान क्या, एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी छत टीन की बनी हुई थी। खुले दरवाजे से मुझे एक लालटेन और एक चारपाई का पाया दिखाई दिया। क्या कोई है? मैंने पुकारा। एक नाटा, अधेड़ उम्र का, मोटी मोटी मूछ वाला आदमी बाहर निकल कर आया और मेरी टॉर्च की तेज रोशनी में चौंधी आ गया। मैंने टॉर्च को तुरंत उसके चेहरे के पास से हटाया। आप कहां से आ रहे हैं सर? उस आदमी ने पूछा। मैंने संक्षेप में अपनी परेशानी उसे बता दी। भाई, यहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं रात बिता सकूं? मैंने पूछा। बेशक, मैं पैसे दे दूंगा। आपका मतलब है डाक बंगला में? डाक बंगला? मैंने तो यहां कोई डाक बंगला नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने लालटेन की रोशनी के साथ अपनी टॉर्च घुमाई और तब मैंने देखा कि बाईं ओर एक बड़ा सा बंगला, टूटा फूटा सा, मौजूद है। तुम्हारा मतलब उस डाक बंगले से है? मैंने पूछा। हाँ सर, लेकिन वहां कोई बिस्तर नहीं है। वहां आपको खाना भी नहीं मिल पाएगा। मेरा बिस्तर है मेरे पास, मैंने कहा। मैं जाके गाड़ी से ले आऊंगा, तुम थोड़ा मदद कर देना। कोई पलंग तो होगा वहां ना? हाँ सर, एक चारपाई है। हाँ, और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारे कमरे में एक स्टोव जल रहा है। तुम अपना खाना पका रहे होगे? वह आदमी हंस पड़ा और कहने लगा कि क्या मैं उसकी पत्नी के हाथ की मोटी चपातियां तथा उड़द की दाल खा सकूंगा? मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है। मैं सभी तरह की चपाती खा लेता हूं और उड़द की दाल तो मेरी मनपसंद दाल है। मुझे नहीं पता कि अपने अच्छे दिनों में वह डाक बंगला कैसा रहा होगा, लेकिन अब उसकी हालत देखकर इसे डाक बंगला कहना मुश्किल ही था। अंग्रेजों के जमाने के दौरान बने इस बंगले का
जो बेडरूम था वो काफ़ी बड़ा और सीलिंग काफ़ी ऊंची थी। फर्नीचर के नाम पर एक चारपाई भर थी। दीवार के साथ लगी एक टूटी फूटी सी मेज और एक कुर्सी थी जिसका एक बाजू टूटा हुआ था। इस बीच चौकीदार ने मेरे लिए लालटेन जलाकर उस मेज पर रख दी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। सुखन राम सर। क्या इस बंगले में कोई ठहरा है या मैं ही पहला आदमी हूं? अरे नहीं सर, अरे बहुत लोग आ चुके हैं। पिछली सर्दी में एक सज्जन 2 रात रुके थे यहाँ। यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं होगा ना? मैंने हंसी में कहा। भगवान ना करे सर, उसने कहा। कभी किसी ने भूत के बारे में शिकायत तो नहीं की है। मुझे कहना चाहिए उसके शब्दों ने मुझे थोड़ा आश्वस्त कर दिया। अगर कोई जगह भूत का डेरा हो और पुराने डाक बंगले को भूतहा कहा जाने लगे तो फिर वह हमेशा के लिए भूतहा ही रहेगा। हम दोनों अपनी कार तक गए और मैंने कार से अपना सूटकेस और अपनी बेडिंग निकाली और वापस उस डाक बंगले पर आ गए। यह बंगला कब बना था? मैंने पूछा। सुखन ने मेरा बिस्तर खोलकर बिछाते हुए कहा, यह एक अंग्रेज साहिब का बंगला हुआ करता था सर। साहिब? हाँ सर, नील की खेती करने वाला एक साहिब। हाँ, पास में ही एक नील की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब तो बस उसकी चिमनी ही बची रह गई है। मुझे मालूम था कि किसी समय पर इन इलाकों में नील की खेती हुआ करती थी। मैंने अपने बचपन में भी मुंगेर में नील कारखानों के खंडहर देखे थे। सुखन द्वारा परोसी हुई मोटी मोटी चपातियां उड़द की दाल के साथ खाने के बाद मैं रात को करीब 10:30 बजे सोने के लिए चला गया। मैंने कलकत्ता से निकलने से पहले अपने दोस्त प्रमोद को टेलीग्राम भेजकर बता दिया था कि मैं दोपहर तक ही दुमका पहुंच जाऊंगा। मेरे आज वहां न पहुंचने पर स्वाभाविक है कि वह सोच में पड़ गया होगा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फायदा था नहीं। मैं बस यही कर सकता था कि अब ये आश्रय तो मिल ही गया, इसके लिए खुद को बधाई दूं और निश्चिंत होकर सो जाऊं। भविष्य में मैं भोला बाबू की सलाह मानकर ही चलूंगा। एक ड्राइवर जरूर ले लूंगा। मुझे एक सबक मिल गया था और कठिनाई से मिला हुआ यह सबक कोई आदमी आसानी से नहीं भूलता। मैंने लालटेन उठाकर कमरे के लगे बाथरूम में रख दी। दरवाजे की दरार से आती हुई हल्की रोशनी मेरे लिए काफ़ी थी। आम तौर पर बत्ती जली रहने पर मुझे नींद नहीं आती। फिर भी मैंने बत्ती बुझाई नहीं क्योंकि आज मुझे नींद की बहुत ज़रूरत थी। मुझे अपनी कार की चिंता थी जिसे मैंने सड़क पर खड़ा छोड़ दिया था। हालांकि एक एहसास यह भी था कि अगर शहर होता तो छोड़ी गई कार की चिंता कहीं अधिक होती। यहां कौन ले जाएगा गाड़ी। बूंदाबांदी की आवाज बंद हो गई थी। वातावरण में अब मेढकों की टर टर और झिंगुरों की चेंचें गूंज रही थी। इस दूर के गांव छोटे जगह पे उस प्राचीन बंगले में मेरी खाट से शहर का ख्याल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर किसी दूसरे ग्रह पर हो। नील की खेती, नील। मुझे दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण का ध्यान आ गया। जब मैं कॉलेज का छात्र था उस समय मैंने कॉर्नवालिस स्ट्रीट के एक थिएटर में यह नाटक देखा था। मुझे नहीं पता मैं कब तक सोया रहा। अचानक किसी आवाज ने मुझे जगा दिया। दरवाजे को जैसे कोई खरोंच रहा था। दरवाजा बंद है, संभव है कोई कुत्ता या गिदड़ हो, मैंने सोचा। फिर 1 मिनट में ये खुरचने की आवाज बंद हो गई। मैं फिर से आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। तभी किसी कुत्ते की जोर से भौंकने की आवाज ने मेरी ये कोशिश बिल्कुल बेकार कर दी। किसी भूले भटके कुत्ते की आवाज थी। मैं ऐसी आवाज से काफी परिचित था। मुंगेर में हमारे घर के 2 मकान आगे मिस्टर मॉर्टिन रहते थे। उनके पास एक एल्सेशियन कुत्ता था, काफी बड़ा, जो ठीक इसी प्रकार भौंकता था। यहां किसके पास एल्सेशियन कुत्ता होगा? मैंने दरवाजा खोलकर पता लगाने के बारे में सोचा क्योंकि आवाज काफी निकट से आ रही थी। फिर मैंने सोचा, अब जो भी हो, बेकार परेशान क्यों होना। इससे बेहतर तो यह होगा कि कुछ देर और सो लिया जाए।
अब समय क्या हुआ था? खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी झांक रही थी। मैंने कलाई घड़ी देखने के लिए अपना बायां हाथ उठाया तो मैं बिल्कुल चौंक गया। मेरी कलाई की घड़ी नदारद थी और चूंकि वह एक ऑटोमेटिक घड़ी थी, मैं सोते हुए भी हमेशा उसे पहने रहता था। मैंने कहाँ खो दिया उसे और कब, कैसे? क्या आसपास चोरों का डेरा है? तो फिर मेरी कार का क्या हुआ होगा? फिर मैंने अपनी टॉर्च टटोली और उसे भी गायब पाया। मैं बिस्तर से उछला, फर्श पर झुककर अपना सूटकेस खोजा जो खाट के नीचे रखा हुआ था। सूटकेस भी गायब था। मेरा सिर चकराने लगा। जल्दी ही कुछ करना होगा। मैंने जोर से आवाज लगाई, चौकीदार! कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे के पास गया। वो तो अभी भी बंद था। खिड़की में सरिये जड़े हुए थे। तो फिर चोर अंदर आया कैसे? जैसे ही मैं कुंडी खोलने वाला था कि मैंने अपना खुद का हाथ देखा और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या दीवार से चूना झड़कर मेरे हाथ पर गिरा था या कोई सफेद पाउडर था? मेरा हाथ इतना कोरा क्यों दिखता है? मैं अपनी बनियान पहनकर सोने गया था। फिर कैसे मैं पूरे बाजू की रेशमी कमीज पहने हुए था? मुझे अपने दिल में एक जोरदार धड़कन की महसूस हुई और मेरा सिर चकराने लगा। मैंने दरवाजा खोला और बरामदे में चला आया। चौकीदार! लेकिन मेरे कानों में जो मेरी खुद की आवाज आई वो मेरी नहीं थी, किसी विदेशी की, शायद किसी अंग्रेज की आवाज थी। और ये चौकीदार कहाँ था और उसकी कुटिया कहाँ चली गई? बंगले के सामने अब एक बड़ा सा खुला मैदान था। दूर पर एक इमारत थी, बहुत ऊंची चिमनी वाली। आस पड़ोस असामान्य रूप से शांत था। वे सारी चीजें बदल चुकी थी और मैं भी। मैं पसीने से नहाया हुआ वापस अपने बेडरूम में आया। मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई थी। अब मैं एक एक चीज साफ देख सकता था। पलंग वही था, लेकिन अब वह एक मच्छरदानी से ढका हुआ था। मैं मच्छरदानी का इस्तेमाल तो कभी नहीं करता। तकिया भी था, लेकिन उससे बिल्कुल अलग जो मैं अपने साथ लेकर आया था। यह झालर लगी हुई किनारी वाला तकिया था। मेरा तकिया बिना झालर वाला था। मेज और कुर्सी अपनी उसी जगह पर मौजूद थे, लेकिन अब पहले जैसे पुराने नहीं थे। लकड़ी पर पॉलिश हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। मेज पर लालटेन नहीं था, उसके बदले मिट्टी के तेल से जलने वाली एक बहुत ही डेकोरेटिव लैंप रखी हुई थी। कमरे में कुछ दूसरी चीजें भी थीं जो अब धीरे धीरे मुझे दिखने लगी थी। एक कोने में स्टील के दो बड़े संदूक रखे थे। दीवार पर एक फोल्डिंग ब्रैकेट था जिसमें से एक कोट, एक अजीब प्रकार का 16 हैट और एक बड़ा सा चाबुक लटका हुआ था। ब्रैकेट के नीचे दीवार के सहारे भारी भरकम जूतों का एक जोड़ा रखा हुआ था। मैंने उन सभी वस्तुओं से अपनी दृष्टि हटाई और खुद पर एक निगाह डाली। अभी तक मैंने रेशमी कमीजी देखी थी, अब मैं खुद को एक तंग पतलून और एक मोजे भी पहने हुए पाया। मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, तो क्या सामने रखे जूतों का जोड़ा मेरे लिए ही था? मैंने अपने चेहरे पर अपना दायां हाथ फेरा और महसूस किया कि न केवल मेरा रंग रूप बल्कि मेरा चेहरा मोहरा भी बदल गया है। मेरी नाक इतनी पैनी तो नहीं है, न मेरे होठ इतने पतले, न मेरी थोड़ी इतनी छोटी थी। मैंने अपने सिर के बालों को घुंघराला पाया और गलमुच्छे भी थे जो मेरे कानों के नीचे तक पहुंच रहे थे। मेरी हैरानी और मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं थर थर कांप रहा था। इसके बावजूद मैं जानने की अपनी इस इच्छा को नहीं रोक पाया कि मैं देखने में लगता कैसा हूं। लेकिन दर्पण कहाँ होगा? मैं बाथरूम की तरफ गया, जोर के धक्के से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यहाँ भी उसी तरीके का एक मिट्टी के तेल से जलने वाला डेकोरेटिव लैंप रखा हुआ था। जब मैं सोने गया था तब इस टूटी फूटी बाथरूम में एक बाल्टी के सिवा और कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैंने वहाँ स्टील का एक टब और उसके पास स्टूल पर
रखा एक मग देखा। मैं जो चीज़ खोज रहा था वह बिल्कुल मेरे सामने थी। एक एग शेप्ड अंडाकार दर्पण, मिरर, एक ड्रेसिंग टेबल से जुड़ा हुआ। मैंने दर्पण में देखा, लेकिन उसमें दिख रहा प्रतिबिंब मेरा नहीं था। मेरी जगह कोई और ही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। किसी पैशाचिक छलबल ने मुझे 19वीं सेंचुरी के एक अंग्रेज में बदल दिया था, जिसका रंग रूप पीलापन लिए हुए था। बाल हल्के चमकीले व भूरे रंग के थे। जलती हुई आंखें जिससे क्रुएल्टी, कठोरता और दुख या पीड़ा का मिला जुला एक अजीब सा भाव झलक रहा था। वह अंग्रेज कैसा विचित्र रहा होगा। 30 साल से अधिक का नहीं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था मानो बीमारी या कठोर मेहनत या दोनों के कारण वह समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। मैंने थोड़ा और करीब जाकर अपना पता नहीं किसका चेहरा अच्छी तरह देखा। देखते ही मेरे दिल में गहराइयों से एक गहरी आह उठी। आवाज़ मेरी नहीं थी। उस ठंडी आह ने भी मेरी भावनाओं को नहीं, बल्कि उस अंग्रेज की भावनाओं को ही व्यक्त किया था। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे सारे अंग किसी और शक्ति से काम कर रहे हैं। मेरा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं। पर फिर भी एक आश्चर्य की बात यह थी कि मैं अनिरुद्ध बोस हूँ। यह बात मैं पूरी तरह से समझ रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि ये जो मुझ में बदलाव आया है या हमेशा के लिए है, या मुझे अपनी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी। मैं वापस अपने बेडरूम में लौट आया। अब मैंने मेज पर निगाह डाली। लैंप के ठीक नीचे चमड़े की जिल्द लगी एक नोटबुक पड़ी हुई थी। यह एक कोरे पन्ने पर खुली हुई थी। उसके पास एक दवात रखी थी जिसमें एक पेन, सरकंडे की पेन डूबी हुई थी। मैं चलकर मेज तक गया। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मेज के सामने वाली रखी कुर्सी पर बैठा दिया। मेरा दाहिना हाथ अपने आप उठकर कलम के पास चला गया और मेरा हाथ उस नोटबुक के दाएं वाले कोरे पन्ने के ऊपर चल पड़ा और वह शांत कमरा मेरे कोरे पन्ने पर कलम की खरखराहट की शोर से भर गया। मैंने जो लिखा वह अंग्रेजी में था और हैंडराइटिंग तो बिल्कुल मेरी नहीं। मैंने लिखना शुरू किया। 27 अप्रैल 1868, 27 अप्रैल 1868। वो बदमाश मच्छर फिर से मेरे कानों में गाना गा रहे हैं। तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के पुत्र का अंत इस प्रकार होना है, एक बहुत छोटे कीड़े के हाथों, मलेरिया के द्वारा। प्रभु यीशु की यह कैसी अजीब इच्छा है। एरिक छुटकारा पा गया है। पर्सी और टोनी भी पहले ही इंग्लैंड वापस चले गए। शायद मैं उनसे कहीं अधिक लालची था। इसी कारण मलेरिया का बार बार हमला होने के बावजूद भी मैं नील के लोभ से नहीं बच सका। नहीं, व्यक्ति को अपनी डायरी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे देश के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घर पर भी मैंने कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं बिताई। मैं पापी ही था, पापी ही रहा, और वे निश्चय ही इसे नहीं भूले होंगे। इसलिए मैं घर भी वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मुझे यहीं रहना होगा और इसी विदेशी धरती पर ही मेरे जीवन का अंत होगा। मेरी जगह यहीं पास के ग्रेवयार्ड में मेरी वाइफ और मेरे नन्हे बेटे टोबी की कब्रों के बगल में होगी। मैंने यहाँ के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि मेरे मरने पर कोई आंसू भी बहाने नहीं आएगा। शायद मीरजान मुझे याद करे, मेरा विश्वस्त बैरा मीरजान, और रेक्स, हाँ, वफादार रेक्स, मेरा प्यारा एल्सिशन। जब मैं मरूंगा ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये पत्थरों और लाठियों से तुम्हें मार डालेंगे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। इसके आगे मैं लिख नहीं सका। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये मेरे नहीं थे, इस लेखक के थे। मैंने कलम नीचे रख दी। फिर मेरा दाहिना हाथ धीरे से उठा और उसने मेज की दराज खोली। दराज के अंदर एक पिन कुशन था।
पीतल का एक पेपर वेट था, एक पाइप था और कुछ कागज पड़े थे। दराज थोड़ा और खुली। आधी रोशनी में धातु की कोई वस्तु चमकी। ये क्या? एक पिस्टल थी। उसका कुंडा हाथी दांत का था। दाहिने हाथ ने पिस्तल बाहर निकाली। हाथ का कांपना रुक चुका था। तभी पास में सियारों के एक झुंड ने जोर से चित्कार किया। इसके जवाब में ही शायद मेरे प्यारे रेक्स की जोर से भूखने की आवाज आई। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया। फिर मैं बाहर बरामदे में चला गया। सामने मैदान चांदनी में नहा रहा था। बरामदे से 10 गज आगे एक बड़ा सा एल्सेशियन कुत्ता खड़ा था। मुझे देखते ही उसने अपनी दुम हिलाई। रेक्स बरामदे की तरफ आया। जैसे ही उसने घास से सीमेंट पर कदम रखा, मेरा दाहिना हाथ मेरी कमर तक उठ गया। पिस्तौल उस कुत्ते की तरफ तन गई। रेक्स अपने रास्ते में ही ठहर गया। उसकी आंखें पिस्तौल पर जमी हुई थी। वह हल्का सा गुर्राया और तभी मेरे हाथ से पिस्टल का घोड़ा दब गया। एक जोर का धमाका हुआ और हवा में धुएं और बारूद की गंध भर गई। रेक्स का निष्प्राण लहूलुहान जिस्म कुछ बरामदे पर और कुछ घास पर मेरे सामने पड़ा हुआ था। पिस्टल की गूंज ने आसपास के पेड़ों पर कौओं को जगा दिया था। फैक्ट्री की तरफ से अब एक जोर का शोर उठा। लोग शायद आ रहे हैं। मैं वापस अपने बेडरूम में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और मैं पलंग पर बैठ गया। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ और सामने आने लगी। मैंने पिस्तौल उठाया और सीधे अपने मुंह के अंदर रखा। बस मुझे इतना ही याद है। दरवाजे पर दस्तक के साथ मेरी आंखें खुली। मैं चाय लाया हूं सर। कमरा सुबह की रोशनी से भरा हुआ था। जैसे कि मेरी आदत है, उठने के बाद मैं अपने बाईं कलाई पर मैंने निगाह डाली। 6:13। मैंने घड़ी को अपनी आंखों के करीब लाकर देखा। अप्रैल 28। अब मैंने दरवाज़ा खोला और सुखन को अंदर आने दिया। यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर कार रिपेयर की एक दुकान है सर, उसने कहा। 7 बजे खुलेगी। अच्छा, मैंने कहा। मैंने चाय पी। फिर सुखन से पूछा, अच्छा ये बताओ यार, आसपास कोई ग्रेवयार्ड कब्रगाह भी है क्या? कोई कब्रिस्तान? उसने कहा, हुजूर यहाँ पर तो एक पुराने झाड़ जंगाड़ वाली अंग्रेजों की कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हो हुजूर? मैंने कहा, नहीं ऐसे ही, मैं जरा घूम के आऊँ। आप अकेले जाएंगे सर या मैं भी चलूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम रहो, मैं बस हो के आता हूँ। किधर है जरा बताना। उसने मुझे उस कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया और मैं वहाँ चल पड़ा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा टूटा फूटा सा था। उसे धीरे से हटाकर, झाड़ियों को हटाते हुए मैं अंदर की तरफ गया। ठीक सामने अंदर में 3 कब्रें थीं, 2 बड़ी और एक छोटी। छोटी कब्र के ऊपर लिखा था, टोबी मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा हमेशा शांति से सोते रहना। और उसके बगल में एक और बड़ी कब्र थी जिस पर किसी अंग्रेज का नाम लिखा था जो अब पूरी तरह से मिट चुका था, लेकिन नीचे उसके मौत की तारीख लिखी हुई थी, वही 27 अप्रैल 1868, 27 अप्रैल 1868, मतलब आज से बिल्कुल 100 साल पहले। बीरभूम के नील की खेती करने वाले किसी अंग्रेज की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ की रात को मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, उसे सुनकर क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा? तो ये थी आज की कहानी नील, सत्यजीत राय साहब की लिखी हुई। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल किस्से, कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस
अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।